हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का पीसीएम बाय सुमित शर्मा यूट्यूब चैनल में। तो आज क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के एमसीक्यूज़ लेके आए हैं फॉर सेशन 2023 टू 24। सेशन 2023 से 24 के लिए क्लास 12th फिजिक्स से चैप्टर फर्स्ट के एमसीक्यूज़ करवा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें दिया हुआ है, इफ़ ए ग्लास रॉड इज़ रब्ड विद सिल्क इट एक्वायर्स ए पॉजिटिव चार्ज बिकॉज। अगर अपन ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब करें और सिल्क पे जो ग्लास रॉड है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो इसका मीन्स क्या है, मतलब जो पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है ग्लास पे वो क्यों होता है। फर्स्ट ऑप्शन, इलेक्ट्रॉन्स आर एडिड टू इट, इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम इट, प्रोटॉन्स आर एडिड टू इट, प्रोटॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम इट। तो सबसे पहले हम समझते हैं, जैसे ही अपन ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ग्लास रॉड से कहाँ चले जाते हैं, सिल्क की ओर। तो जब ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन जब रिमूव होंगे और वो सिल्क पे जाएंगे तो ग्लास रॉड पे कैसा आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो जब ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आएगा इसका मीन्स क्या है, इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम इट। जब किसी सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होंगे, जब कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तभी तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ग्लास रॉड इज़ रब्ड विद सिल्क इट एक्वायर्स ए पॉजिटिव चार्ज बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम इट। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। किसी भी सब्सटेंस पे पॉजिटिव चार्ज तब आता है जब इलेक्ट्रॉन्स उससे रिमूव हो जाएं। जैसे एग्जांपल के लिए हम समझ सकते हैं, जैसे सोडियम एटम है Na, हम जानते हैं सोडियम पे कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है तब वो आयन बन जाता है, कैटायन, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इसका मतलब सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज कब आया, जब उसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, जब उससे इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया। तो याद रखेंगे, किसी भी सब्सटेंस पे पॉजिटिव चार्ज तब आता है व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम इट। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकंड, ए नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी हैज़। तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि पॉजिटिव चार्ज कब आता है, जब कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन डोनेट करे। उसी प्रकार नेगेटिव चार्ज कब आता है, जब कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। तो इसमें बोला है ए नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी हैज़, अगर कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो उस पर इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी, अधिकता, मीन्स एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो सेकंड का ए, जब ये नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी हैज़, जो नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी है उस पर क्या होती है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मीन्स इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता होती है। जैसे अपन बात करें क्लोरीन की, तो क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, किस में बदल जाता है, एनायन में, Cl-। तो अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। पहले इस पे कितने थे, 17 इलेक्ट्रॉन्स थे, अब इस पे कितने हो गए, 18। मीन्स जैसे ही इस पे नेगेटिव चार्ज आया तो इस पे क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता हो गई, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो सेकंड में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए वाला। चलते हैं नेक्स्ट, थर्ड क्या है, व्हेन ए बॉडी इज चार्ज्ड इट्स मास इंक्रीज डिक्रीज डज नॉट चार्ज मे इंक्रीज और डिक्रीज। मतलब अगर किसी बॉडी को चार्ज दें तो उसका मास क्या इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, या फिर उस पर चार्ज नहीं होगा, या फिर इंक्रीज़ भी हो सकता है और डिक्रीज़ भी हो सकता है। तो इसका हम बताएंगे, अगर किसी बॉडी को चार्ज दिया जाए तो उसका मास इंक्रीज़ भी हो सकता है और डिक्रीज़ भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा कि हमने कौन सा चार्ज दिया है बॉडी को। अगर हम बॉडी को प्लस का चार्ज देंगे, इसका मीन्स इलेक्ट्रॉन्स उससे रिमूव हो रहे हैं, और अगर इलेक्ट्रॉन्स उससे रिमूव हो रहे हैं तो मास क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। लेकिन अगर किसी बॉडी को नेगेटिव चार्ज दें तो इसका मीन्स इलेक्ट्रॉन्स उसमें ऐड हो रहे हैं, और अगर इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं तो उसका मास क्या हो जाएगा, इंक्रीज़। तो इसका मीन्स जब कोई बॉडी को चार्ज देते हैं तो उसका मास इंक्रीज़ भी हो सकता है और डिक्रीज़ भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा नेचर ऑफ द चार्ज, कि चार्ज किस प्रकार का दिया है। अगर पॉजिटिव चार्ज दिया है तो मास क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज दिया है तो मास इंक्रीज़ हो जाएगा।
तो अब चलते हैं नेक्स्ट, द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। तो एसआई यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है? कूलाम्ब, फोर्थ का ए वाला। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलाम्ब ऑफ चार्ज आर। 1 कूलाम्ब चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? ये तो अब याद हो गया होगा, 6.25 इंटू 10⁻18, कई बार निकलवाया। चलते हैं नेक्स्ट, 6 वाली, द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज। मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कितनी होती है? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम, सिक्स्थ का ए। नेक्स्ट 7, द लॉ ऑफ फोर्स दैट गवर्न्स द फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्ज वाज डिस्कवर्ड बाय। तो इसका मीन्स जो फोर्स का लॉ है, जो 2 पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्ज, 2 पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्ज के बिटवीन फोर्स को डिस्क्राइब करता है, वो किसने दिया था? कूलाम ने। और उसे अपन क्या कहते हैं? कूलाम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो 7th का सी। अब चलते हैं 8th वाले क्वेश्चन की ओर। इन कूलाम्स लॉ द फोर्स बिटवीन टू स्टैटिक पॉइंट चार्जेस इज प्रोपोर्शनल टू। जो कूलाम्स लॉ होता है उसमें जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, एफ डायरेक्टली Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो इसमें क्या पूछ रहा है? इन कूलाम्स लॉ द फोर्स बिटवीन टू स्टैटिक पॉइंट चार्जेस इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, the square of distance between them, the permittivity of the medium, the permittivity of free space। तो जो कूलाम्स लॉ में जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। तो 8th का ए वाला। अब इसमें नेक्स्ट है द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी की एसआई यूनिट क्या होती है? तो इसको निकाल सकते हैं अपन कूलाम्स लॉ से। कूलाम्स लॉ क्या होता है? F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये होता है कूलाम्स लॉ। हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी की यूनिट। तो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से अपन एप्सिलॉन नॉट निकाल लेते हैं। एप्सिलॉन नॉट इक्वल 1/4 पाई F Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर आ गया। अब Q1 क्या है? चार्ज है। Q2 भी क्या है? चार्ज है। तो चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है? कूलाम। तो कूलाम इंटू कूलाम अपॉन फोर्स की क्या होती है? न्यूटन। और डिस्टेंस की क्या होती है? मीटर। आर क्या है? डिस्टेंस। स्क्वायर लगा है, हमने भी क्या लगा दिया? स्क्वायर। अब कूलाम इंटू कूलाम इक्वल कूलाम स्क्वायर। न्यूटन को ऊपर भेजेंगे अपन, किसके हो जाएंगे? न्यूटन इनवर्स। पावर कैसी आ गई? माइनस, मीटर -2। तो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी की क्या यूनिट आ गई यहाँ से? कूलाम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स 2। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 9th का सी वाला। 9th का सी वाला। तो ऑप्शन नंबर 9th का सी वाला, ये यूनिट होती है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी की। कूलाम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स 2। अब चलते हैं 10 वाली ओटी की ओर। द एसआई यूनिट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की एसआई यूनिट क्या होती है? मतलब के। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को किससे शो करते हैं? के से। हम जानते हैं के का फॉर्मूला क्या होता है? एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मीन्स परमिटिविटी इन मीडियम अपॉन परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। तो ये क्या है? सेम काइंड की क्वांटिटी का रेशियो है। तो इसका मतलब ये क्या होगा? यूनिट लेस होगा और डायमेंशन लेस होगा। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? नो यूनिट। इट हैज़ नो यूनिट। जो के है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो कैसा होता है? यूनिट लेस होता है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। तो 10 का बी वाला हो जाएगा, नो यूनिट। 11 वाली होती है टू चार्जेस आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस अपार्ट इन वैक्यूम। इफ ए स्लैब इज प्लेस्ड बिटवीन देम द फोर्स बिटवीन देम विल। दो चार्जेस हैं, पहले वो वैक्यूम में रखे थे कुछ दूरी पर, और जैसे ही उनमें इफ ए स्लैब इज प्लेस्ड बिटवीन देम, एक स्लैब मतलब डाइलेक्ट्रिक मीडियम उनके बीच में रख दिया गया, तो उनके बीच का जो फोर्स है वो क्या होगा? इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, या रिमेन अनचेंज्ड, या फिर मे इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग ऑन द मटेरियल ऑफ द स्लैब। तो याद रखेंगे, जब भी दो चार्जेस वैक्यूम में रखे हों और उनके बीच में जब भी दो चार्जेस वैक्यूम में रखे हों और उनके बीच में एक स्लैब प्लेस कर दिया जाए,
तो जो फोर्स है वो ऑलवेज डिक्रीज़ हो जाता है। डिक्रीज़ हो जाता है कितना टाइम्स डिक्रीज़ हो जाता है 1/f टाइम्स। चलो इसको प्रूव करवाते हैं। जैसे पहले हमने मान लिया, पहले चार्जेस रखे थे वैक्यूम में, तो उनके बीच का फोर्स कितना था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r²। ये फोर्स कब है, जब चार्जेस कहाँ रखे हैं वैक्यूम में, उनके बीच में एक स्लैब प्लेस कर दिया गया, मीन्स एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो उनके बीच का फोर्स कितना मान लेते हैं F' इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के लगा दिया, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक मीडियम को रिप्रेजेंट करने के लिए के लगा दिया, Q1 Q2 अपॉन r²। ये हो गया फोर्स कहाँ, जब स्लैब प्लेस कर दिया गया। अब हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मान ले रहे हैं, इसको इक्वेशन सेकंड, तो सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, तो F' अपॉन F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन r² अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r²। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्रॉस हो गए, Q1 Q2 अपॉन r² से Q1 Q2 अपॉन r² क्रॉस, तो क्या बचा F' अपॉन F इक्वल 1/k। तो यहाँ से F' कितना आ गया 1/k इंटू F, 1/k इंटू F। इसका मीन्स जब भी दो चार्जेस वैक्यूम में रखे हों और उनके बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम लाइक स्लैब प्लेस कर दिया जाए, तो जो फोर्स है वो ऑलवेज डिक्रीज़ होता है। और कितना डिक्रीज़ होता है 1/k टाइम्स, F' इक्वल 1/k इंटू F। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 11 का बी वाला। जो फोर्स है वो ऑलवेज क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। अब चलते हैं 12 की ओर। 12 क्या है, द रेशियो ऑफ द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन एयर एंड दैट इन मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। अगर दो चार्जेस एयर में रखे हैं और फिर उनको रख दिया मीडियम में, तो उनके बीच के जो फोर्स हैं उनका रेशियो क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले किस में रखा था, F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r²। ये फोर्स कब है, जब दो चार्जेस कहाँ रखे हुए हैं एयर में, और जब उनको मीडियम में रख दिया गया तब उनके बीच का फोर्स कितना हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन r²। हमें इनका रेशियो निकालना है, तो इनका डिवाइड दे देते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्रॉस, इससे ये क्रॉस, तो कितना बचा F अपॉन F' इक्वल, ये के ऊपर पहुंच गया, इक्वल के अपॉन 1। तो कितना आ गया के रेशियो 1। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 12 का बी वाला। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 12 का बी वाला, के रेशियो 1। तो जो रेशियो होता है जब चार्जेस एयर में रखे हों एंड दैट इन मीडियम, और मीडियम में रखे हों, तो उनके बीच के फोर्स का जो रेशियो है वो कितना होता है, के रेशियो 1। नेक्स्ट, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के ऑफ एन इंसुलेटर कैन बी। हम जानते हैं जो इंसुलेटर होता है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, या तो ग्रेटर देन 1 या फिर इक्वल्स टू 1। तो इसमें 1 से ग्रेटर क्या है, 4 है। तो इसका मतलब जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है इंसुलेटर का वो क्या होना चाहिए, 4 हो सकता है, कैन बी 4। तो 13 का डी वाला। अब 14 क्या है, ए चार्ज Q1 exerts some force on second charge Q2 if a third charge Q3 is brought near Q1 then force of Q1 exerted and Q2 will। तो इसमें हमसे क्या कह रहा है, हमारे पास एक चार्ज है Q1 exerts some force on a second charge Q2। Q1 जो है वो फोर्स लगाता है Q2 पे। तो इफ़ ए थर्ड चार्ज Q3 इज़ ब्राउट नियर Q1, अगर हम तीसरा चार्ज Q3 लेके आए Q1 के पास, तो जो Q1 और Q2 पे के बीच का जो फोर्स है, जो Q1 Q2 पे फोर्स लगा रहा है, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन होता है उसके अकॉर्डिंग
अगर मल्टीपल चार्जेस इंटरेक्टिंग कर रहे हों तो दो चार्जेस के बिटवीन जो फोर्स होता है वो अनअफेक्टेड होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अदर चार्ज। तो यहाँ पे जो Q1 और Q2 के बिटवीन जो फोर्स है, अगर अपन Q3 चार्ज को लेके आएँ तो जो फोर्स है वो कैसा रहेगा, रिमेन अनचेंज्ड। तो 14 का बी वाला सही हो जाएगा। अगर Q1 Q2 पे फोर्स लगा रहा है और अपन Q3 चार्ज को लेके आएँ उन दोनों के बीच में Q1 के पास, तो जो Q1 और Q2 के बीच का जो फोर्स है वो कैसा होगा, रिमेन अनचेंज्ड, मीन्स उस फोर्स पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो 14 का पी वाला। अब 15 क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी, 15 का सी। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन कहाँ होती है, फोर्स की डायरेक्शन में, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ई वेक्टर इक्वल एफ वेक्टर अपॉन क्यू, ये होता है इसका फॉर्मूला। अब चलते हैं 16 की तरफ। तो 16 क्या है, द फोर्सेज एक्सर्टेड ऑन ए पॉइंट चार्ज बाय थ्री अदर रिस्पेक्टिव पॉइंट चार्जेस आर F1 वेक्टर, F2 वेक्टर एंड F3 वेक्टर। द टोटल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द पॉइंट चार्ज इज। हम जानते हैं जो फोर्स होते हैं अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जो टोटल फोर्स होता है वो क्या होता है, एल्जेब्रिक सम होता है ऑल अदर फोर्सेस का। तो मीन्स अपन फोर्स को डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो बोल रहा है ये फोर्सेस हैं F1 वेक्टर, F2 वेक्टर एंड F3 वेक्टर। तो हमें क्या निकालना है, टोटल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द पॉइंट चार्ज। तो क्या हो जाएगा टोटल फोर्स 16 का ए, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलते 17 क्या है, इन एसआई सिस्टम द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन एयर इज। हम जानते हैं कूलम्स लॉ क्या होता है, F इक्वल 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब इसको लिखना है वेक्टर फॉर्म में। तो फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर, F वेक्टर इक्वल 1/4πε0। चार्ज कैसा होता है, स्केलर, तो चार्ज पे एरो लगा नहीं सकते, तो Q1 Q2 आर स्क्वायर, आर पे भी एरो नहीं लगा सकते क्योंकि डिनोमिनेटर में कभी एरो नहीं आता। तो यहाँ पे डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने किसका मल्टीप्लाई कर दिया, आर कैप का। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो फोर्स LHS में अगर डायरेक्शन है तो हमें RHS में भी डायरेक्शन शो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने आर कैप का इंटू कर दिया। तो इसमें 17 का ए ऑप्शन भी सही हो सकता है और डी ऑप्शन भी सही हो सकता है। दोनों ही तरीके से अपन वेक्टर फॉर्म को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कूलम्स लॉ के, क्योंकि सेम ही लिखा हुआ है। तो 17 का ए भी है और डी भी है। चलते हैं 18 की ओर। 18 क्या है, द नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए डायपोल ऑफ डायपोल मूवमेंट पी वेक्टर इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर इज। हमें क्या बताना है इसमें, जो टोटल फोर्स होता है, नेट फोर्स डायपोल के द्वारा एक्सपीरियंस किया जाता है इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, वो कितना होता है। हम जानते हैं जो डायपोल होता है जब उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उस पर नेट फोर्स कितना होता है, ज़ीरो। कैसे, जो डायपोल होता है उसमें दो चार्ज होते हैं, एक प्लस क्यू चार्ज, एक माइनस क्यू चार्ज। तो प्लस क्यू चार्ज का फोर्स कितना होता है, F वेक्टर इक्वल प्लस क्यू इंटू ई वेक्टर, और माइनस क्यू चार्ज का फोर्स कितना होता है, माइनस क्यू ई वेक्टर। तो जब इनको प्लस करेंगे, इसको F1 वेक्टर मान लिया, इसको F2 वेक्टर, तो जब इसको प्लस करेंगे F1 वेक्टर इक्वल F वेक्टर इक्वल F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, तो ये कितना आ जाएगा, प्लस क्यू ई वेक्टर इक्वल माइनस क्यू ई वेक्टर, क्रॉस हो गया, कितना आ गया, ज़ीरो वेक्टर, F वेक्टर इक्वल ज़ीरो वेक्टर। तो इसका मतलब जब किसी डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो उस पर नेट फोर्स कितना होता है, ज़ीरो। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, 18 का ए वाला। नेक्स्ट है 19, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट इज़। हम जानते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल क्यू इंटू 2a। तो Q मतलब चार्ज, चार्ज की क्या होती है यूनिट, कूलाम, इंटू ए क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस की क्या होती है, मीटर, कूलाम इंटू मीटर। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की यूनिट क्या आ गई, कूलाम इंटू मीटर। तो 19 का बी वाला, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। द मिनिमम चार्ज ऑन ए प्रोटोन इज। प्रोटोन पे मिनिमम चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। 21 क्या है, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए डायपोल एट ए डिस्टेंस आर ऑन द एक्सिस इज प्रोपोर्शनल टू।
जो इलेक्ट्रिक डायपोल होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है डायपोल एट डिस्टेंस आर ऑन द एक्सिस इज प्रोपोर्शनल टू, हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है ऑफ डायपोल एट डिस्टेंस आर ऑन द एक्सिस, क्या फॉर्मूला होता है, ई इक्वल के 2p/r³, ये तो होता है एक्सियल पोजीशन में, और ब्रॉड साइड में कितना होता है के p/r³। तो दोनों ही फॉर्मूलों में जो डिस्टेंस का क्यूब है वो अपॉन में, मतलब ई यूनिवर्सली है r³ के। तो इसमें हमसे क्या पूछ रहा है, इज प्रोपोर्शनल टू, क्या हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए 21 का बी वाला, जो डिस्टेंस का क्यूब है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो 21 का बी वाला। 22 क्या है, द वर्क डन इन टर्निंग ए डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट p by 180 डिग्री फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर इज, हम जानते हैं जो डायपोल होता है उसको 180 डिग्री से टर्न करने में इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना वर्क डन होता है। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन का फॉर्मूला होता है इन टर्निंग ए डायपोल फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कितना होता है P1 - cos थीटा, ये फॉर्मूला होता है, क्या होता है W = PE1 - cos थीटा। अब क्या बोल रहा है, कितने डिग्री से घुमा रहे हैं 180 डिग्री, तो कितना आ जाएगा W = PE1 - cos 180 डिग्री, cos 180 डिग्री, तो cos 180 कितना होता है -1, तो PE = -1 तो W = कितना आ गया 2PE, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया 22 का बी वाला। अब चलते हैं 23 की ओर। इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैसी होती हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पैरेलल लाइन से। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में वो कैसी होती हैं, पैरेलल भी होती हैं, स्ट्रेट भी होती हैं और इक्वी डिस्टेंस भी होती हैं एक दूसरे से। तो 23 का डी वाला ऑल आर करेक्ट। 24 की ओर चलते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड नियर ए यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग सरफेस विद सरफेस डेंसिटी सिग्मा इज, क्या फॉर्मूला होता है इसका, σ/ε0। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है नियर ए यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग सरफेस, इसका फॉर्मूला क्या होता है σE = σ/ε0। अब क्या है नेक्स्ट ओटी है 25, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। हम जानते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट क्या होता है, जब दो -q और +q चार्ज, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस को कुछ दूरी पर रख दिया जाए, -q और +q चार्जेस को कुछ दूरी पर रख दिया जाए, तो जो सिस्टम फॉर्म होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। तो पूछ रहा है इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होती है माइनस से +q चार्ज अलोंग द एक्सिस, तो -q to +q, तो 25 का ए वाला कहाँ होती है डायरेक्शन, -q से +q चार्ज की ओर। लास्ट है इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक डायपोल एक्सपीरियंसेस। अगर किसी डायपोल को इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो डायपोल है वो क्या एक्सपीरियंस करेगा, टॉर्क ओनली, फोर्स ओनली, बोथ फोर्स एंड टॉर्क, नाइदर फोर्स नॉर टॉर्क। तो क्या एक्सपीरियंस करेगा, केवल टॉर्क को एक्सपीरियंस करेगा। हम जानते हैं जब किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस उस पर एक्ट करेंगे, जो दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस एक्ट करेंगे उस पर, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्ट करेंगे डायपोल पे एट डिफरेंट प्लेसेस, तो वो क्या फॉर्म करेंगे, कपल, दे फॉर्म कपल एंड दिस कपल टेंड्स टू रोटेट द डायपोल इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये कपल है जो कपल फॉर्म होगा वो इलेक्ट्रिक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में घुमाने का प्रयास करेगा, और ये कपल क्या फॉर्म करेगा, टॉर्क। तो जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो इलेक्ट्रिक डायपोल होता है वो केवल टॉर्क को एक्सपीरियंस कर पाता है, तो 26 का ए वाला। तो इस प्रकार हमने चैप्टर फर्स्ट के MCQs कवर किए। अब नेक्स्ट वीडियोज़ में हम और OT कवर करेंगे इसी प्रकार। तो तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स।